तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है इसमें, कक्षा 10 का विज्ञान, और चैप्टर है हमारा इसमें अध्याय 3 है धातु एवं अधातु। और इसमें देखिए इस आज की क्लास में हम कौन कौन चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, ये चीज़ हम समझेंगे। और इनके कुछ सामान्य बातें समझेंगे कि धातु अधातु हमें आए मिले कहाँ से हैं, ठीक है ना, और ये कितने हैं, इनकी सभी संख्या कितनी होगी, सभी कुछ यहाँ समझेंगे परिचय के अंदर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है भौतिक गुणधर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका, भौतिक गुणधर्म। इसको हम यहाँ समझेंगे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, दोनों को हम यही समझेंगे इसी के अंदर। और तीसरा पॉइंट हम समझेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये यहाँ से पेपर में बनता है क्वेश्चन, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो केमिकल रिएक्शन होंगी, केमिस्ट्री का सबसे मेन पार्ट होती है केमिकल रिएक्शन। तो धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं हम इसी क्लास में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आज इन तीनों टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं परिचय से। तो हेडिंग डाल लेते हैं परिचय। तो हेडिंग डाल ली हमने यहाँ परिचय। तो देखिए, तो सबसे पहले समझ लो, लिखो इसके अंदर कि तत्वों उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या याद रखोगे कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अच्छा देखिए, परमाणु क्रमांक जो आपने एक देखी होगी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी कहते हैं जिसको। तो आवर्त सारणी में तत्वों को जो आप देखते हो तो उसमें किस आधार पर रखे गए हैं, वो सभी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ नोट कर लो इसके साथ साथ, क्या है यहाँ लिखोगे कि धातुओं व अधातुओं को आवर्त सारणी में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ। धातुओं व अधातुओं को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दिया गया है, अलग अलग स्थान दिया गया है। तो देखिए समझिए, लिखोगे आधुनिक आवर्त सारणी में, यहाँ लिखोगे आधुनिक आवर्त सारणी में, हाँ इसी में लिखते जाओ ऐसे ही, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर कौन है बताइए, बाईं ओर कौन रखे गए हैं, बाईं ओर धातु तथा दाईं ओर, बताइए दाईं ओर क्या है, अधातुएं या अधातु रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा रखे गए हैं, तथा बीच में दाईं और बाईं ओर के बीच में क्या रखे गए हैं, तथा बीच में उपधातुओं को रखा गया है, तथा बीच में उपधातुओं को रखा गया है। जल्दी से नोट करो। देखिए इसमें क्या है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और इनसे जो हमें सारणी प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे हाँ आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसके अंदर समझना है आपको, धातुओं व अधातुओं को आवर्त सारणी के अंदर अलग अलग स्थान दिया गया है, और आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु तथा दाईं ओर अधातु रखे गए हैं, और बीच में कौन रखे गए हैं, बीच में धातु धातु के बीच में उपधातु रखे गए हैं।
तो कहने का मतलब यहाँ है कि इस चैप्टर के अंदर आप 3 टॉपिकों को पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे धातु, और दूसरा पढ़ोगे अधातु, और तीसरा उपधातु के बारे में भी यहाँ समझेंगे हम। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे समझेंगे इसे। कर लिया? बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हमें आगे क्या समझना है। अब लिखोगे इसके बाद कि अब तक उसी में लिखते जाओ बेटे ऐसे, अब तक 118 तत्वों, अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ज्ञात हो चुके हैं। कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं अब तक? 118 तत्व। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है कभी भी आपसे कोई भी कि बताओ कितने तत्व है टोटल, तो क्या जवाब दोगे? 118। अच्छा, इनमें से आपको एक चीज़ और बता दूं, चलो लिखो अभी। ज्ञात हो चुके हैं जिनमें, लिखिए बेटे, जिनमें 94 तत्व, कितने? 94 तत्व प्राकृतिक तत्व। देखिए कहीं कहीं आपको किसी किताब में 92 भी मिल सकता है देखने को, ठीक है ना। 92, 94 ये संदिग्ध होता है यहाँ जगह, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ 94 तत्व होते हैं। तो 94 तत्व प्राकृतिक तत्व, तथा कितने बचे अब? 24 तत्व मानव निर्मित तत्व, या क्या कह सकते हैं हम इनको? संश्लेषित भी कह सकते हैं, या संश्लेषित तत्व होते हैं। आगे लिखोगे जिनमें 91 तत्व धातु तथा 20 तत्व अधातु, और कितने? 7 तत्व उपधातु होते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं हमारे कई। तो क्या कहोगे यहाँ, यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है, तो क्या जवाब दोगे उसको? 24। और पूछ ले प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 94। आपसे पूछ ले धातुओं की संख्या बताओ टोटल कितनी होती है, तो 91 धातु होते हैं। और कहने लगे कि अधातु बताओ कितने होते हैं, अधातु 20 होते हैं। ठीक है, और उपधातुओं की संख्या 7। तो हम समझ रहे थे यहाँ धातुओं के गुणधर्म है, तो डाल लें हेडिंग। धातुओं के गुणधर्म। और कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो देखो इसमें हमें समझना क्या है। देखो ज़्यादातर जो हमारे आसपास की धातुएं हैं वो कैसी पाई जाती हैं? ज़्यादातर हमारे आसपास की धातुएं कोई कठोर होगी, ठीक है, कोई चमकदार है, और आधातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं। विभिन्न प्रकार की गुण वाली हमारे आसपास में धातुएं होती हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को हम समझना है हमें यहाँ। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं यहाँ नंबर 1। तो हम लिखेंगे धातु कठोर होती हैं। धातु कठोर होती है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, प्रत्येक धातु की जो कठोरता है वो अलग अलग होती है। यहीं से लिखें सभी। अब प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी धातु कठोर होती है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और बताया है कि धातुओं की जो कठोरता है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? धातुओं की कठोरता का मतलब क्या है?
देखो धातु की कठोरता का मतलब ऐसा है कि कुछ धातु हमारी ऐसी होती है जैसे आयरन है, कॉपर है ना, सिल्वर है, कि इनको हम आसानी से या किसी तेज़ धार जैसे चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन कुछ धातु हमारी भी ऐसी भी होती हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट भी सकते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? जल्दी बताओ। चाकू से काटा जा सकता है, वो होती है सोडियम धातु। कौन सी? सोडियम धातु। सोडियम धातु को बड़ी आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पॉइंट कहा गया है कि धातुएं कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी हो गई? लोहा। और सबसे मुलायम धातु कौन सी हो गई? सोडियम। याद रखेंगे बातें। चलिए अब हम समझते हैं नंबर 2। नंबर 2, अच्छा इसमें लिख लो पहले यहाँ जैसे, यहाँ लिख दो जैसे, क्या हो जाएगा? लोहा, कॉपर, सोडियम आदि, ये सब धातुएं हमारी कैसी है? कठोर है। और इनमें जो सोडियम धातु है ना, जो सोडियम धातु है, इसको याद रखना, सोडियम धातु हमारी मुलायम धातु होती है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। आगे लिखोगे धातु, धातुओं, धातु ध्वनिक होती हैं, ध्वनिक होती हैं, धातु ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब क्या है? जिनसे आवाज़ उत्पन्न हो। मतलब कुछ धातुएं या कुछ पदार्थ हमारे ऐसे हैं जिनको हम किसी सतह से टकराएं तो टकराने पर क्या होती हैं? वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। करती हैं नहीं? देखो उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल की जो बेल होती है, जो बेल होती है स्कूल की, वो किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। कभी आपने सोचा है कि वो लोहे की क्यों बनी होती है? बताइए। उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। ठीक है ना, तो लोहा जो धातु है, जो लोहा वस्तु है, वो हमारी बहुत ही ध्वनिक धातु होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाली। अच्छा, ये ध्वनि उत्पन्न करती कब है? ये ध्वनि उत्पन्न करेंगी कब? बताइए। जब किसी दूसरी धातु से टकराती है। ठीक है ना, जब दूसरी धातु से टकराएंगी तो ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे स्कूल की जो बैल होती है और उसमें जो हथौड़ी लगी होती है, हथौड़ी, वो किसकी होगी? वो भी लोहे की। और जो बैल होती है, घंटी जो होती है, वो भी लोहे की। और जब लोहे से लोहे को टकराया जाता है, मार पीटते हैं हम उसमें, तो क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु हमारी कैसी होती है? ध्वनिक होती है। अच्छा, उसके बाद लिख दोगे इसमें जैसे उदाहरण, बताइए इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? जैसे Fe लोहा, और भी धातु है बथेरी सारी, लेकिन उदाहरण सबसे अधिक ध्वनिक धातु लोहा। तीसरी बात याद रखिए, धातु अधात वर्धनीय होती है। धातु आधात वर्धनीय, धातु आधात वर्धनीय होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोना और चांदी। ठीक है, सोना और चांदी दोनों ऐसी धातुएं हमारी जो, हाँ Ag, Au और Ag, अगर इनका संकेत लिखना चाहो तो इसको लिखोगे यहाँ Au गोल्ड और Ag चांदी या सिल्वर। देखिए आधात वर्धनीय शब्द का मतलब क्या है? आधात वर्धनीय शब्द का मतलब क्या है? बताओ जल्दी से, क्या है? समझ गए भाई? जब किसी भी धातु को हम पीटते जाएं, पीटने के बाद अगर उसको एक पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है तो वो सब क्या हो जाएगी? हमारी आधात वर्धनीय, वो गुण हमारा आधात वर्धनीय कहलाएगा। एग्जाम्पल, सबसे अधिक जो आधात वर्धनीय धातु होती है वो कौन सी होती है? सोना और चांदी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सबसे अधिक आधात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना या चांदी। ऑप्शन में वहाँ मिलेंगे तुम्हें लिखे हुए। यह पूछेगा सबसे अधिक ध्वनिक धातु कौन सी है? बताइए सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? इस प्रकार से। नंबर 4, धातु कैसी होती हैं? धातु तन्य होती हैं। क्या होती हैं? तन्य। तन्य का मतलब क्या है? तन्य का मतलब ये है कि इनको खींच करके पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। पतले तार के रूप में मतलब बताइए, तार बनाया जा सकता है इनका। तार तो देखा है, हाँ, तो तार बनाया जा सकता है। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? बताइए फॉर एग्जाम्पल में बेटे, वो है Au सोना। क्या है? Au सोना। सबसे अधिक तन्य धातु सोना। कितनी तन्य होती है? इसको यहाँ लिख लो, यहाँ पे एक बात लिख लो नोट करके कि इतनी ग्राम होती है कि 1 ग्राम सोने से, कितने? 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से कितना? 2 किलोमीटर लंबा
कितना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आश्चर्य हुआ नहीं हुआ? बताइए। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इतनी अधिक तन्य धातु होती है हमारी सोना धातु। जो सोना है वो कितनी तन्य होगी? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है बड़ी आसानी से। चलिए नंबर 5 समझ लें। अब नंबर 5 देखिए, धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की क्या होंगी? सुचालक होंगी। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ धातु विद्युत व ऊष्मा, विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। ऊष्मा की क्या होंगी? सुचालक होती हैं। कैसी होती है बताओ? धातु विद्युत की व ऊष्मा की क्या होंगी? सुचालक होंगी, कुचालक होंगी? सुचालक। कुछ कुचालक भी होती है, समझेंगे अभी। तो देखिए, लिखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल बताइए, सबसे अधिक जो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक धातु होती है कौन सी होगी? तो देखिए क्या लिखा तुमने यहाँ, धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे बताओ कौन होती है? कॉपर और कॉपर व क्या? सिल्वर। सिल्वर कैसा कहते हैं? चांदी, मतलब Ag को। ठीक है, जल्दी से नोट करो। एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा तुम्हें इसके बारे में फिर। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया तुम्हें कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। ये तो बात समझ गए। सुचालक का मतलब क्या है बताइए? विद्युत व ऊष्मा सुचालक का मतलब क्या है? कंडक्टर का कार्य करती है ये। कंडक्टर का मतलब ये है कि अगर विद्युत धारा को हम इस सिरे पर लगा दें यहाँ ए पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से विद्युत धारा यहाँ से यहाँ तक बी तक पहुँच जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, इसका मतलब होता है सुचालक, कंडक्टर का कार्य कर रही है। लेकिन कुछ धातु हमारी ऐसी भी होती हैं जो विद्युत व ऊष्मा का कुचालक भी होती हैं। तो वो कौन सी होती है? तो यहाँ एक नोट करके लिख लो, यहाँ नोट। इसके बाद लिखोगे लेड व मरकरी। लेड व मरकरी धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब क्या है? कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब ये है कि इनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, कुचालक का मतलब होता है नॉट, और सुचालक का मतलब होता है जिसमें प्रभावित हो जाए, और जिसमें प्रभावित ना हो वो कुचालक। क्या पॉइंट हो गए? 5 हो गए। चलो एक और बता देता हूँ, नंबर 6 करके डाल लो। नंबर 6 पॉइंट समझिए। लिखोगे धातु धनात्मक। कैसी? धनात्मक प्रकृति की, धनात्मक प्रकृति की होती हैं। धनात्मक प्रकृति की होती हैं। तो धनात्मक प्रकृति का मतलब क्या है कि जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी? प्लस में। तो प्लस वाली जितनी भी हैं वो सब हमारी क्या हैं? धातुएं हैं। जैसे सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+, ठीक है, एल्युमिनियम 3+। और बताओ और भी कोई धातु है जो प्लस में हो? बहुत सारी है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी बहुत सारी है। तो कौन सी हो गई? उसके बाद आप ले लोगे यहाँ Zn, जिंक 2+। ये सब हमारे क्या हैं? धातुएं हैं। बहुत है, इतने सारे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और जिंक, ये सब हमारे क्या है? धातु की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? प्लस है। और जो धनात्मक प्रकृति की होती है वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? धातु। जल्दी से नोट करो इन्हें। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। क्वेश्चन 4 हैं। ठीक है, इनके जवाब आपको देने हैं। अब इसमें क्या आपने समझा अब तक, क्या नहीं समझा, यहाँ से पता चल जाएगी सब। देखिए, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है, इसका आपको आंसर बताना है। क्या आएगा? एक है चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, कौन सी धातु है वो आपको धातु का नाम बताना है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है, और ऊष्मा की कुचालक धातु कौन कौन सी होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो इनके जवाब, इनके आंसर आपको बताने हैं। तो चलिए अब हम आगे समझेंगे धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएँ। इसके बाद धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं।
धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लो और ध्यान से समझो एक एक बात को। ये बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से तुम्हारे। देखिए धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं, तो इसमें नंबर 1 हेडिंग डालो यहाँ। धातुओं की क्रिया वायु से कराने पर, धातुओं की क्रिया वायु से कराने पर क्या लिखोगे? धातुओं की क्रिया वायु से कराने पर, या ये जो क्वेश्चन बनता है तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि धातुओं को वायु में दहन किया जाता है, धातुओं का वायु में दहन किया जाता है, तो क्या होगा? इसका जवाब आपको देना होता है, धातुओं का वायु में दहन किया जाता है। तो हेडिंग डाल ली हमने यहाँ, धातुओं की वायु से क्रिया, तो बताइए क्या बनेगा? तो देखिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट शब्दों में समझा दूँ। देखिए क्या, धातुओं को हम किससे लिखेंगे बताओ? धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल। तो मेटल को हम लिखेंगे M से, प्लस ऑक्सीजन, वायु, वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मतलब O2 से क्रिया। जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनाएगा यहाँ? तो वो यहाँ बनाएगा या तो MO बनाएगा, MO, ठीक है, याद रखना MO, या वो क्या बनाएगा फिर? या फिर वो बनाएगा M2O, M2O, या फिर क्या बनाएगा? या फिर बनाएगा वो M2O3, M2O3, इस प्रकार से। देखिए कितने प्रकार के यौगिक हमें मिल रहे हैं यहाँ? 3 प्रकार के। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई भी धातु वायु से क्रिया करती है तो 3 प्रकार के यौगिक बनाती है। 3 प्रकार के, कौन कौन से? MO, M2O और M2O3 प्रकार के। अब देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा जो अनुपात देखा जाता है वो किसका देखा जाएगा? वो देखा जाएगा MO का। मतलब जब ऑक्सीजन जो है बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है, बहुत अधिक क्रियाशील है, और जो ऑक्सीजन है वो बहुत अधिक क्रियाशील है, तो वो ज़्यादातर धातु ऑक्साइड बनाएगा हमारा, ठीक है। क्या बनाएगा? उसके संगत ऑक्साइड बनाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ लिखोगे धातु, धातु प्लस ऑक्सीजन, क्या होगा? धातु प्लस ऑक्सीजन क्रिया करेगा, तो क्रिया क्या बनाएगा यहाँ? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धात्विक ऑक्साइड। बताओ क्या बना रहा है? बताओ जल्दी। धात्विक ऑक्साइड बना रहा है। देखो धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कर रहे हैं धात्विक ऑक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड हमें कितने मिल रहे हैं? 3 कैटेगरी के। MO, M का मतलब यह धातु से है, M2O, M2O3। अब देखो कैसे बनेंगे, देखो एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ। तो बताओ मैग्नीशियम की, इसमें मेटल की जगह पर कोई भी धातु ले लो, बताओ कोई भी धातु ले लो। चलो मैं तुम्हें कुछ धातुओं के नाम बता देता हूँ जिनसे तुम्हें कुछ क्लियर हो जाएगा डाउट। देखिए कुछ धातु हम यहाँ ले लेते हैं, पीछे तो मैंने जन क्या लिखा रखा है, तुम पीछे की चीज़ों को याद कर लो तो भले दिन ना फिर हैं। हाँ समस्या तो इसी बात की है, पीछे की चीज़ों को याद ना करते हो। देखो सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, जिंक धातु है ना, कॉपर धातु है, और बताओ सिल्वर धातु है, बहुत सारी धातु है। बताओ जल्दी। लिथियम भी ऑक्साइड वही है, धातु है। तो ये सब हमारी धातु है, ठीक है, ये सब हमारी धातु ही तो हैं भाई। सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, लिथियम, और क्या लिथियम की Li है, हाँ LiThium, लिथियम की स्पेलिंग यही तो बनेगी। तो देखिए अब देखो सुनो, अब एक चीज़ और बता दूं तुम्हें, और तुम्हारा टॉपिक आसान हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा टॉपिक और आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से समझते रहो भाई। अगर आपको इनकी ऑक्सीकरण संख्या याद है तो फिर तो कुछ नहीं है। देखो +1 +2 +3 +2 +1, ये ऑक्सीकरण संख्याएं हैं। अब इनकी ऑक्सीजन से क्रिया करानी शुरू कर दो। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 ही रखनी है, -2 ही रखनी है। चलो बनवाते हैं। तो बताओ मेटल की जगह पर क्या, कोई भी ले लो, धातु की जगह पर क्या लोगे? उधर से उठा लो, Na + O2। बताइए क्या रिएक्शन बन जाएगी? बताओ जल्दी क्या बनेगी? तिरछी गुणा करोगे। देखिए यहाँ Na है और इसकी क्रिया हो रही है ऑक्सीजन से, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1, इसकी हो जाएगी -2। तिरछी गुणा करोगे तो क्या बनेगा? Na2O। इसकी गुणा यहाँ करोगे और इसकी गुणा यहाँ करोगे तो क्या बन जाएगा?
Na2O। बात समझ में आई? चलो और धातु ले लो उधर से कोई और दूसरी, K प्लस O2, तो बताइए क्या क्रिया बनेगी? K2O, इसी प्रकार से बनाएंगे। और ले लेते हैं Mg प्लस O2 इसकल टू क्या बन जाएगी? MgO प्लस Al ले लेते हैं, Al प्लस O2 से क्रिया, बताओ क्या बनेगी? बताओ, Al2O3। ये कैसे बन गई Al2O3? देखो जरा, देखो Al प्लस के 3 ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की कितनी बताई अभी? कितनी बताई थी, बोलो जल्दी। माइनस के 2। अच्छा अब क्या होगा? तिरछी गुणा इसकी इसमें और इसकी इसमें, बताओ कितनी हो जाएगी? Al की 2 में गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? Al2। ऑक्सीजन की 3 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? O3। बन गया Al2O3। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बचे हैं, अभी और भी बनाएंगे। मिटा दो इसको थोड़ा सा। अब देखो क्या होगा। अच्छा ये तो हो गई यहाँ। अच्छा आप बताइए जरा, और ले लो या बना लोगे इनको अपने आप? बना लेना। अब इतने एग्जाम्पल यहाँ समझ लो। तो देखिए मैंने क्या बताया था तुम्हें? मैंने बताया था कि जो इनके ऑक्साइड मिलेंगे वो 3 प्रकार के ऑक्साइड मिलेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? MO, MO2O, M2O3 के रूप में। अब इनमें से मुझे बताओ कौन सी प्रकृति का क्या है? बताओ ये कौन सा बना? MO बना, M2O बना, M2O3 बना? ये बना हमारा M2O प्रकार का। अब बताओ कैसे बन गया है, कैसे पहचान लिया हमने? देखो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो इसमें भी तो ऑक्सीजन 1 ही है। यहाँ धातु कितने हैं? 2, तो यहाँ धातु मतलब सोडियम के कितने हैं? इसमें 2। बन गए बराबर है। अच्छा यहाँ ये कौन सी प्रकृति का बन गया भाई? ये भी M2O का बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लग रहा है। यहाँ देखो जरा, ये कौन सा बना? ये बना MO प्रकार का। ये कौन सा बना? M2O3। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हो रही है बात, या कोई डाउट हो रहा है कुछ? बताओ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोई भी धातु की क्रिया हम वायु से कराते हैं तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाएगी, और धात्विक ऑक्साइड भी 3 प्रकार के बनाएगी। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? बताओ कौन कौन से होंगे? MO, M2O और M2O3। वेरी गुड। तो ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ कंपाउंड मिलते हैं। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा कैसे बनाओगे? परिभाषा बनाओगे कि धातुओं को वायु में दहन मतलब होता है जलाने से, दहन करने से क्या होता है बताओ? धातु ऑक्साइड बनते हैं। धातु ऑक्साइड बनते हैं। धातु ऑक्साइड बनते हैं। बताइए बात, परिभाषा याद रहेगी या नहीं रहेगी? जल्दी से नोट कर लो फटाफट, और अच्छे और आगे समझेंगे भी इसके बारे में। और देखिए क्या होता है दूसरे पॉइंट में, धातुओं की जल से क्रिया। तो देखिए ध्यान से समझो, यहाँ हम लेते हैं यहाँ कोई भी धातु, और जब धातु की हम क्रिया कराते हैं किससे? जल से। तो जब धातुओं की जल से क्रिया कराएंगे तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो जानते हो, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस। अच्छा एक चीज़, एक ऐसा फैक्ट बताओ हाइड्रोजन गैस के बारे में जो सभी गैसों से अलग हो। बताओ ऐसा कौन सा फैक्ट है इसके बारे में जो सभी गैसों से बिल्कुल अलग करती हो इसको? जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन गैस के बारे में एक ऐसी खास बात बताओ जो सभी गैसों से अलग हो बिल्कुल। ना बता रहे? क्यों नहीं बता रहे? पता ना या बताना नहीं चाह रहे? बताओ चलो। हाँ, ये सबसे हल्की गैस है। उड़े तो सकरी है ही, कोई भी गैस हो, चाहे LPG की हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे CNG की गैस हो, कोई भी गैस हो, उड़ती तो सभी है। लेकिन ये ऐसी गैस है जो सबसे हल्की गैस है। ठीक है, सबसे हल्की गैस। और ये इतनी हल्की गैस है कि इसको गुब्बारे में अगर भर दिया जाए तो गुब्बारे को बढ़ा देती है संगे संगी। इतनी हल्की गैस होती है, और कोई सी गैस नहीं उड़ सकती। तो एक तो हीलियम और एक हाइड्रोजन, ये हमारी सबसे हल्की गैस होती है। तो चलिए अब आ जाते हैं इधर। तो धातु की क्रिया जब जल से कराएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा, और क्या बनेगा यहाँ? धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ? धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखो क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और बताऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छी बात इसके बारे में। पता है वो क्या बात बताऊंगा अभी? चलो पहले इसका उदाहरण समझ लो।
देखिए यहाँ हम कोई धातु ले लेते हैं M, क्या ले लें M, प्लस यहाँ जल की क्रिया करा दी हमने H2O के साथ, समझ रहे हो बात को। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ M इस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा MO प्लस, और यहाँ जो ये H2 बचा, ये H2 ये क्या हो जाएगा यहाँ विस्थापित, किस रूप में, ये क्या है हाइड्रोजन गैस, ये हो जाती है बाहर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक चीज़ ज़रा यहाँ समझने वाली है बेटे, ध्यान से समझते रहिए जरा, नोट करके, नोट करने की बात को समझेंगे बाद में, पहले इसकी परिभाषा समझ लो। देखो परिभाषा क्या बनाओगे कि अधिकांश धातुएं जल से क्रिया करके, अधिकांश धातुएं जल से क्रिया करके बताइए क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड, बोलो क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। ठीक है बेटा, ये तो इसकी सिंपल बात है, धातु की जल से क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ समझिए, जैसे मेटल लिया, मेटल की हमने H2O से क्रिया कराई तो MO और H2O गैस विस्थापित हो गई। अब समझने वाली बात तो यहाँ है, देखिए पहली बात तो ये समझ लो, सबसे पहली बात इसके बारे में कि सभी धातुएं हमारी जल से क्रिया नहीं करेंगी। क्या होगा, सभी धातुएं जल से क्रिया नहीं करेंगी, तो लिखोगे सभी धातुएं जल से क्रिया नहीं करेंगी। पहली बात तो ये समझ लो। अच्छा कौन कौन सी वो धातुएं बताओ, जैसे 4 धातुएं हमारी जो जल से क्रिया नहीं करेंगी, बताओ जल्दी से कौन कौन सी है। देखो एक तो Hg, एक Ag, एक Au और एक Cu, ये 4 धातुएं ऐसी हैं जो जल से क्रिया नहीं करेंगी। ठीक है, ये याद रखना, लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ठीक है ना। तो ये 4 धातुएं ऐसी हैं बेटे जो जल से क्रिया नहीं करेंगी, सबसे पहली बात तो याद रखिए। दूसरी बात एक और सुनिए कि इनमें जो कैल्शियम धातु है, ठीक है, समझते रहे ना, कैल्शियम धातु जल से क्रिया करेगी लेकिन बहुत ही धीमी गति से क्रिया करेगी। तो कैल्शियम धातु जल से क्रिया बहुत धीमी गति से करती है, बहुत धीमी गति से करती है, ठीक है। और हाइड्रोजन को मतलब प्रज्वलित भी नहीं करेगी, मतलब हाइड्रोजन में आग भी नहीं लगेगी। यहाँ कहने का मतलब ये है, जलेगी नहीं हाइड्रोजन गैस, इतनी धीमी गति चलेगी कि हाइड्रोजन में भी आग नहीं जलेगी यहाँ। अच्छा एक चीज़ और सुनो यहाँ, इसके बाद यहीं पर समझ लो, इतने में आ जाएगा। देखिए जो हमारी पोटेशियम है, के और कौन सी सोडियम, पोटेशियम और सोडियम 2 धातुएं, समझना ध्यान से, पोटेशियम और सोडियम धातुएं जल से बहुत तीव्र गति से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित कर देती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है आसानी से। सुना होगा तुमने ये बात कि जी सोडियम या पोटेशियम बहुत सक्रिय धातु होती है, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है। सुना है कभी, क्लास में सुना हो, पढ़ा हो, यार दोस्त ने किसी ने बताया हो, फोन पर देखा हो कभी। तो क्या होता है बेटे, सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी आग इसलिए पकड़ लेती है क्योंकि बहुत ही क्रियाशील धातु है, जल से क्रिया करती हैं। क्रिया करने के बाद में ये ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, और ऊष्मा उत्पन्न करेंगी, जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो यहाँ की हाइड्रोजन गैस है इसमें आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से ही ये आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी से। ठीक है, आया तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या लिखोगे, पोटेशियम तथा सोडियम धातुएं क्या करती हैं, जल से क्रिया करती है बहुत तीव्र गति से। धातुएं जल से तीव्र गति से क्रिया करती हैं, लिख लेना इस बात को, तीव्र गति से क्रिया करती है। बताइए धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया क्या बता दी मैंने तुम्हें, 2, कौन कौन सी। पहली क्या बताई थी, वायु में दहन करने से। तो बताओ वायु में धातुओं का दहन करते हैं तो क्या होता है,
धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। और क्या प्रकार की बनाएंगी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? MO, M2O और M2O3, 3 प्रकार की धातु ऑक्साइड बना रही थी। एंड सेकंड नंबर पे हम समझ रहे हैं यहाँ जल के साथ अभिक्रिया। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ, जब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनाती हैं वो? धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगी। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ और समझो कि जो धातुएं हैं हमारी, सभी धातुएं हाइड्रोजन से जल से क्रिया नहीं करेंगी यहाँ, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। अब ये जो क्रिया है 3 भागों में बढ़ जाएगी यहाँ। एक तो वो ऐसी धातुएं जो बहुत ही तीव्र सक्रिय गति से क्रिया करती हैं, बहुत ही तेज गति से क्रिया करती है, जैसे पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम धातु बहुत ही सक्रिय धातु है, ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है और क्रिया करके ये अपने हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है और अपने जो ऑक्साइड हैं उनको भी बना लेती है बहुत आसानी से। एंड सेकंड नंबर पे कुछ धातु हमारी ऐसी होती हैं जो बहुत ही धीमी गति से क्रिया करती है, जैसे कैल्शियम था, एल्यूमिनियम है, जिंक है। इस प्रकार की जो है ये धातुएं हमारी बहुत ही धीमी गति से क्रिया करती हैं। और तीसरा नंबर की धातु हमारी ऐसी होती है इसमें जो कभी धातु जल से क्रिया करती ही नहीं है, ये तीसरे नंबर की है। तो यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि सभी धातुएं जल से क्रिया नहीं करेंगी। तो कौन कौन सी धातुएं जल से क्रिया नहीं करेंगी बताओ? Ag, बोलो। Hg, Ag, Au, Cu, नाम बताओ इनके, बताओ। Hg को क्या बोलते हैं हम? लेड, मरकरी। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। Au, गोल्ड। और Cu को कॉपर, ठीक है। तो ये धातु हमारी जल से क्रिया नहीं करेंगी, ये याद रखना। अच्छा चलो, मैं एक बार और तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छी बात बता दूँ, एक और बता रहा हूँ अभी। बेटे पूरे एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से हम इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ जाए बचेगा नहीं आपका, ये समझ लीजिए। अगर आपके ध्यान से अगर आपने रिवीजन करते रहे तो। देखिए इसी के बाद मैं एक बात और बता दूं तुम्हें। देखो ये तो आपके बहुत अच्छी बात समझ में आ गई होगी कि भाई कोई भी धातु किससे क्रिया करे? जल से। तो क्या बनाएगी बताओ? धातु ऑक्साइड बनाएगी। कन्फर्म है? पक्का? धातु ऑक्साइड ही बनाएगी, पक्की कन्फर्म बात है। और प्लस हाइड्रोजन गैस को भी विस्थापित करेगी। ये तो सबके दिमाग में क्लियर है ही बात। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस धातु ऑक्साइड की क्रिया द्वारा किससे करा दें? जल से करा दें। अगर ये जो धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है इस वाले धातु ऑक्साइड की, अगर इस धातु ऑक्साइड की हम क्रिया द्वारा से जल से करा दें तो क्या होगा बताओ? सोचो और बताओ। धातु ऑक्साइड की क्रिया किससे करा दें? जल से करा दें। तो बताओ क्या बनेगा? चलो देखो, देखिए तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड हमारा कोई भी हो सकता है। हमने मान लो MOE ले लिया भाई, M4 मेटल, मेटल मतलब धातु, O4 ऑक्सीजन ऑक्साइड, और जल से क्रिया कर रहे हैं हम यहाँ H2O से। तो इसमें क्या होता है? तो देखिए सीधी सी बात याद रखिए, लॉजिक याद क्या है कि ये जो बनाएंगे हमारे M और OH का होल 2 यौगिक बनाएंगे, मतलब धातु हाइड्रोक्साइड यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, याद रहेगी बात। धातु हाइड्रोक्साइड। देखिए कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। कोई भी धातु ऑक्साइड ले लो, कोई भी धातु ऑक्साइड ले लो जो भी आपने बनाया हो। सपोज करिए आपने ले लिया Na2O और प्लस क्रिया करा रहे हो आप इसके साथ किससे? H2O से। तो क्या बनाएगा यहाँ? तो यहाँ ये सब मिलकर बन जाएगा, एक ही बन जाएगा इनका सबका यौगिक क्या? NaOH का होल 2 कर दोगे या इसके आगे 2 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज करिए आपने ले लिया यहाँ CaO और प्लस H2O। तो जब क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ? CaOH का होल 2, ठीक है। अब तुम कह रहे होगे जी यहाँ तो होल 2 नहीं लगा, यहाँ होल 2 लगा रहे हो, ऐसे कैसे? ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या देखनी पड़ती है हमें। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 2 है कैल्शियम की, यहाँ सोडियम की 1 है, तो कट जाती है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 2 नहीं लगाओगे, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जल्दी से नोट कर लो इसे अभी यहाँ तक डाल लो हेडिंग। तो देखिए अब हम यहाँ समझेंगे नंबर 3, धातुओं की अम्लों से क्रिया। तो रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो देखिए धातुओं की क्रिया कराएंगे हम अम्लों से, तो क्या होगा? बहुत ही सीधा कंसेप्ट है, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो इस बात को, तो बस रिवीजन करना बाकी रह गया। तो देखिए क्या होगा, हम लेंगे यहाँ धातु और इसकी क्रिया कराएंगे हम अम्ल से। तो सीधी सी बात है, क्या बनेगा यहाँ बताइए? तो धातु लवण बनेगा। क्या बनेगा?
धातु लवण बनेगा और बेटे यहाँ साथ के साथ क्या होगा और बताओ, हाइड्रोजन गैस भी विस्थापित होगी। हाइड्रोजन को H2 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो ना किसी को, समझ जाओगे। हाइड्रोजन मतलब H2 विस्थापित हो रही है, ऊपर को तीर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन एक बात इसमें भी ये भी लॉजिक लगेगा कि सभी धातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती, ये भी आपको पता है ना। तो यहाँ लिख दो इस नोट, चलो बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझ लो। तो कोई भी धातु ले लो, यहाँ कोई भी धातु, सपोज जैसे Na ले लिया, Mg ले लिया, Ca ले लिया, ठीक है, जिंक ले लिया, इस तरह से कोई भी धातु ले लो। तो 4 धातु बहुत है। अब इनकी क्रिया करा दो किसी भी अम्ल से साथ, HCl से करा दो, H2SO4 से करा दो, ठीक है, HCl से और H2SO4 से। HNO3 के साथ क्रिया नहीं कराओगे, यहाँ HNO3 के साथ कराओगे तो धातु लवण तो प्राप्त होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो HNO3 होता है इसमें वो प्रबल अपचायक होता है। याद रखिए, प्रबल अपचायक होगा जो हाइड्रोजन गैस को प्रबल अपचायक में बदल देता है उसे, ठीक है। लेकिन आप इतनी डिटेल मत जाओ, इन्हें समझ लीजिए। यहाँ Na + HCl तो क्या बनाएगा, यहाँ NaCl + H2 संतुलित के लिए क्या करोगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, MgSO4 + H2 CaCl2 + H2 गैस, 2 बताओ ZnSO4 + H2। डेफिनेशन बताओ क्या बनेगी, परिभाषा बदल दी। धातुओं की क्रिया अम्लों से कराने पर तो देखिए भाई, जब धातुओं की अम्लों से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, धातुओं की क्रिया अम्लों से कराने पर धातु लवण व हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, ठीक है। जैसे धातु प्लस अम्ल, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन ये रही तुम्हारे सामने। नोट करके एक चीज़ और लिखवाऊंगा, जल्दी से नोट करो यहाँ तक, और एक बात और बताऊंगा इसके बारे में, जल्दी से नोट करो फटाफट। यहाँ एक नोट लिखोगे, इसके बाद नोट क्या लिखोगे, नोट, और नोट करके ये लिखिए कि सभी धातुएं काय को, सीधा सीधा लिख दो। एक बात लिखो कि Cu Au Hg तथा Ag धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित, बताओ, प्रवाहित नहीं करती है। हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित नहीं करती है, बस ये याद रखना है। और यहीं पे हो जाएगा बेटे आज हमारा दी एंड। चैप्टर का एंड नहीं है, कभी सोच रहे हो, आज की क्लास का एंड है। अब जो हम कल समझेंगे हम सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी एक ऐसा चैप्टर, वो ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है हर साल। ये एक तो सीधा क्वेश्चन ये बनेगा, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं बताइए। और एक सक्रियता श्रेणी पर बनते हैं कारण सहित उत्तर। कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन का तुम्हें प्रारूप दिखा दूँ मैं हल्का सा। देखिए ऐसे पूछेगा बेटे कि Zn, ध्यान समझना, Zn अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, जबकि क्या दे देगा, Cu, जबकि Cu अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। बताइए क्यों नहीं कर सकता, उसका कारण बताइए। तो कारण सहित पूछता है, तो बहुत ही सिंपल है। कारण ये होता है कि
जब हम धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और इस सक्रियता श्रेणी में धातुओं से ऊपर की रखी हुई धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर की रखी हुई धातुएं, अभी दिखाऊंगा जब सक्रियता श्रेणी का आपको चित्र बना के दिखाऊंगा वहां। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की रखी हुई धातुएं तो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो विस्थापित नहीं करती। तो उसमें जो सक्रियता श्रेणी तुम देखोगे तो उसमें 4 धातुएं तुम्हें नीचे दिखाई देंगे मिलेंगी।